सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, यह वीडियो उन सभी सीएपीएफ कार्मिकों के लिए है जो भी सीएपीएफ के थ्रू आयुष्मान कार्ड से ट्रीटमेंट करा रहे हैं या ट्रीटमेंट कराने के बाद आप अपना क्लेम करना चाहते हैं या क्लेम के लिए जो भारत सरकार के द्वारा कुछ डू डोंट्स या करो या न करो के संबंधी आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा भी है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस रिलेटेड टू आयुष्मान सीएपीएफ स्कीम। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या दिया है, आप किस क्या क्या ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप अगर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या सीजीएच डिस्पेंसरी या फिर आप जो भी सीएपीएफ के एमआई रूम है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करें, मतलब उनसे ओपीडी यानी कि आउटडोर पेशेंट के थ्रू जाते हैं या आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट के थ्रू क्लेम करते हैं। क्लेम क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है वो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर कुछ शब्द आपको मिलेंगे, जैसे इसमें आपको देख रहा होगा, इसमें बताया गया है कि जो सीपीडी यानी कि ये होता है कंटिन्यू प्रोफेशनल डिपार्टमेंट, जो आपको जैसे आप कहीं पर गए या आपके जो हॉस्पिटल में गए वहाँ से जो आपका पूरा एक ट्रीटमेंट चलेगा, इस तरह का एक डिपार्टमेंट उसको बोला जाता है। यानी कि आप वहाँ पर ओपीडी में गए, डॉक्टर साहब ने रेफर कर दिया, फिर आपने टेस्ट कराए, फिर वहाँ आपने इलाज कराया, कुछ भी है तो पूरा जो भी प्रोसीजर होगा उनकी देख रेख में हो रहा, तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यू प्रोफेशनल डिपार्टमेंट। उसके बाद जो है, जैसे कि आपको पता ही होगा, सीएपीएफ आया, तो ये सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए है। इसमें दूसरा शब्द जो है लिखा है एनएचए। तो दोस्तों, ये जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है जिनके अंतर्गत ये पूरे आयुष्मान कार्ड आते हैं या स्कीम चल रही है। और उसके बाद ओपीडी तो आपको पता है, आउटडोर पेशेंट, आईपीडी इंडोर इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, और एक जो है डीएएमए यानी कि डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। कभी कभी क्या होता है, आपको भर्ती कर दिया जाता है या आप किसी भी मान लिया हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लेकिन आप वहाँ से क्या है खुद डिस्चार्ज होके आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डीएएमए यानी डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। इसके अलावा एक और होता है दोस्तों, उसको आप जो है जैसे लेफ्ट हो गए, लेफ्ट डिस्चार्ज हो गया, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, यानी कि आप वहाँ से चले आते हैं, तो उसको भी या इसके बारे में भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आपको जैसे कि इसमें कुछ दिया गया है, क्या क्या गाइडलाइंस दी गई है, आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार आपको इसको देख लें, जब भी आपको क्लेम की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले लिखा डू डोंट्स लिखा है, चेकलिस्ट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन फॉर द सीपीडी। ये पहले जो भी कंटिन्यू प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है, यानी कि जो आपको ट्रीटमेंट करा रहा है, आपका कहीं आप कहना मतलब आयुष्मान कार्ड तो है, लेकिन आप किसी के ना किसी के थ्रू ट्रीटमेंट कराएंगे, ऐसा नहीं है। या तो आप जो है सीएपीएफ का जो भी हॉस्पिटल है उससे आप रेफर होके जाएंगे, या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो रेफर करेगा, या सीजीएच डिस्पेंसरी है वहाँ से भी आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो कोई अगर आपके इनके अलावा भी कहीं मान लिया कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, तो उस हॉस्पिटल का काम है कि आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट दे। लेकिन इमरजेंसी सर्टिफिकेट भी क्या होना चाहिए, उस हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट, मेडिकल ऑफ सुप्रिटेंडेंट द्वारा क्या होती है, साइन होना चाहिए। और वो भी कहना मतलब जो आपका इमरजेंसी सर्टिफिकेट है, जो ये सीजीएस के अंदर लिस्ट दी गई है क्या क्या इमरजेंसी होने पे ही आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो उसी में होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले लिखा है, यहाँ चलते हैं पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है फॉर ओपीडी क्लेम्स। तो दोस्तों, जब आप आउटडोर कहना मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के थ्रू क्लेम कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या देखने वाली बात है। तो दोस्तों, आप जैसे मान लिया बीमार हो गए, वो बीमार होने के बाद सुबह को आप ओपीडी में गए, यानी कि डॉक्टर के पास गए, उसके बाद उन्होंने डॉक्टर ने आपको वहाँ ट्रीटमेंट दिया, या आपके पास आपको कोई टेस्ट लिखे या दूसरी जगह रेफर कर दिया, या वहाँ से भी आपके पास जाने के बाद वहाँ पे भी टेस्ट लिखे, मेडिसिन खरीदी है, जो भी इसमें खर्चा आएगा, तो उसको हम यहाँ पर बोला गया फॉर
ओपीडी क्लेम, उस क्लेम को आप कैसे करेंगे। इसके इसके अलावा भी 3 तरह के क्लेम यहाँ पर बताए गए हैं। तो दोस्तों उसमें बताया गया कि आपका प्रॉपर जो रेफ़र किया हुआ है वो प्रॉपर स्लिप होनी चाहिए। या तो आपकी वो स्लिप सीएपीएफ जितने भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के हॉस्पिटल हैं, एमआई रूम है या कोई भी डॉक्टर है उनसे होनी चाहिए, या कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसकी जो है प्रॉपर रेफ़र होना चाहिए, या सीजीएचएस होना चाहिए। इसमें दोस्तों इस वाले में ओपीडी में क्या है आपका, इसमें जो है आपका इमरजेंसी सर्टिफिकेट नहीं। तो दो, लेकिन वो प्रॉपर डेट और टाइम के साथ होनी चाहिए, किसके क्लेम के साथ इंक्लूड होनी चाहिए। हाँ, आगे आपके लिए ये बताया है, मान लिया आपको किसी जो ऊपर बताए मैंने सीएपीएफ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सीजीएस या कोई भी दूसरे हॉस्पिटल ने रेफर कर दिया, उसके बाद आपको कहीं से रेफर किया है तो वहाँ पर जाकर आपको आधार कार्ड या डिपेंडेंट जो सर्टिफिकेट है या सीजीएस का कार्ड है या आधार कार्ड है आपको दिखाना मैंडेटरी नहीं है, यह बताया गया है। क्योंकि आपको वहाँ या वेरीफाई करने के लिए भी उनको, क्योंकि आपको ऑलरेडी रेफर कर रखा है और आप जो है ऑलरेडी किसके द्वारा, जहाँ से भी रेफर हुए हैं तो वहाँ से ऑलरेडी चेक हो रखा है मल्टीपल लेवल तक, जैसे आपके यूनिट में, आपका हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा, फोर्स लेवल पे और फोर्स हेडक्वार्टर लेवल पे आपको किसके बीआईएस के द्वारा, यानी कि बेनिफिशियरी के जो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है उसके द्वारा ई केवाईसी के द्वारा ये सब कुछ ऑलरेडी हो रखा है। अगर इन केस कोई फ्रॉड या कोई नंबर दो हो सकता है, कोई दूसरा कुछ फ्रॉड हो रहा हो, कई लोग हैं दूसरी तरह का भी ट्रीटमेंट कराते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो कंसर्न फोर्स का हेडक्वार्टर यूनिट और एचएच हेड ऑफ ऑफिस एंड इंडिविजुअल इसके लिए रिस्पॉन्स जवाबदार होंगे। यानी कि अगर इसमें भी कुछ गलत होता है तो इसके लिए कौन कौन होंगे, पहले तो आपका यूनिट होगी, हेडक्वार्टर होगा, हेड ऑफ ऑफिस होगा और इंडिविजुअल भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आगे पॉइंट दिया है सीपीडी, यानी कि कंटिन्यू प्रोफेशनल डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, ये चेक करेगी आधार बेस्ड वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी फॉर डाउटफुल केस। अगर उनको डाउटफुल लगता है, यानी कि आप कहीं पर भी ओपीडी में गए और वहाँ पर जो डिपार्टमेंट है या जो बैठे हैं जो आपको ट्रीटमेंट के लिए आगे के बढ़ा रहे हैं, अगर उनको डाउट होता तो वह आपका आधार या आपका कार्ड कोई भी चेक कर सकता है। अगर कोई आगे पॉइंट दिया गया है, अगर कोई भी पेशेंट को रेफर कर दिया गया है ओपीडी के द्वारा, तो बेनिफिशियरी की जो फीस है वो मान लिया, तो उसके बाद बेनिफिशियरी फीस तो कहना मतलब मेडिसन जो वहाँ पर फीस लगी है, मेडिसिन लगी है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, प्रिस्क्राइब्ड कुछ भी है, ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा लिखा गया है वो, और उसमें कोई खर्चा होता है उस क्लेम करने के लिए उसी पीरियड का के लिए वह उसी पीरियड के लिए ही मान्य होगा, दूसरे के लिए नहीं होगा। आगे भी यही दिया है, जैसे मेडिसिन हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, कोई आपने जांच कराई है या फिर दवा खरीदी है, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है, उसका बिल हो गया थी, तो यह भी उसी कहना मतलब जब आपको रेफर किया गया है उसी के दौरान का मान्य होगा, इससे आगे पीछे का इसमें कोई भी मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, जो है आपकी, मान लिया डॉक्टर ने कोई फीस ली है, जो आपका बिल है या इन्वेस्टिगेशन का जो आपने कोई जांच कराई है या मेडिसिन खरीदी है, वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर जीएसटी के बिल के अनुसार होनी चाहिए, और उस मेडिसिन का रेट जो भी सीजीएस डिस्पेंसरी में या सीजीएस में है वही होगा, तो उतना ही क्लेम होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई जांच कराई और बाहर में जांच करा ली, उसका वहाँ पर रेट है 500 रुपये और सीजीएस का जो रेट है 150 रुपये है, तो आपको 150 रुपये का सीजीएस से ही रेट पे ही कराना है। तो अब बात आ जाती है आपकी यहाँ पर एक और, मान लिया आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं बाहर से और आप क्लेम करना चाहते हैं, तो आपके पास सीजीएस कार्ड भी होना ज़रूरी है। बिना सीजीएस कार्ड के कोई भी आपका टेस्ट सीजीएस रेट से नहीं करेगा। तो दोस्तों इसमें आपके लिए सीजीएस होना भी एक अनिवार्य बन जाता है अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं। अब नेक्स्ट में दिया है, अगर कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट, कहना मतलब इन केस ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट क्लेम करना है इंडिविजुअल को, तो मान लिया कोई जैसे
क्वेरी के अलावा है या दूसरे तरह का कोई भी है या रेफर किया है, तो उसमें क्या है, जो कंटिन्यू प्रोफेशनल डिपार्टमेंट यानी कि सीपीडी जो आपको मान लिया भेज रहा है, तो वह चेक करेगा। यानी कि मान लिया आपको किसी हॉस्पिटल ने क्या कर दिया, रेफर कर दिया और आपने चेक जाके क्या किया, टेस्ट करा लिए आपने, जो भी है टेस्ट कराने के बाद जो भी, अब उनकी जो फिर दोबारा आप वहाँ हॉस्पिटल पर जहाँ से रेफर हुए वहाँ पर दिखाएंगे, तो उनकी ये जवाब वहाँ पर वो चेक करेंगे, यानी सीपीडी आपका चेक करेगा कि जो भी आपकी दवा खरीदी है, जो भी आपने टेस्ट कराए हैं, वह सीजीएस रेट से हैं, और जो भी अगर मान लिया सीजीएस के द्वारा कोई पैकेज आ रखा है, तो उसमें उसी के रेट का होने चाहिए, तो भी आपका क्लेम प्रोसीजर होगा या आपको क्लेम के लिए आप मान्य होंगे। इसके लिए बाद बताया गया है कि जो भी आपका बिल होगा, वो जो आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, मान लिया आपने किसी हॉस्पिटल में गए और आपने बताया मेरे को ये इस चीज़ का इलाज कराना है, तो आपको उसी चीज़ का क्लेम मिलेगा। ये नहीं कि आप दूसरी बीमारी का गए थे बुखार की दवा लेने और आपने दूसरा ही कोई दाँत का वो करा लिया, या आप गए थे दाँत के ट्रीटमेंट के लिए, आपने बुखार का वहाँ या दूसरा कोई ले लिया, तो यानी कि कहने का मतलब ये है, जिसका भी आप रेफर हुए जिस बीमारी के लिए, सीधा उसी का क्लेम के लिए आप वो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसमें ये भी बताया गया है, जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन है या सीजीएस का कुछ भी है या जो भी पैकेज आ रहे हैं या जाने मतलब पैकेज रेट जो आते हैं, कभी-कभी क्या सीजीएस में कुछ पैकेज आते रहते हैं कि आपका टेस्ट इतने में होगा, ब्लड टेस्ट इतने में होगा, एक्स-रे इतने में होगा, अल्ट्रासाउंड इतने में आएगा। तो वह सीजीएस के जो भी आप बिल लगा रहे हैं, वो सीजीएस के अनुसार ही होनी चाहिए, और जो भी यह चेक क्या ना, जो आपकी जो कंटिन्यू प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है, यानी कि वो उस चीज़ को चेक करेगी कि वो इसी बिल के हों, इससे अधिक जान के नहीं होने चाहिए। ये कहने का मतलब डायरेक्शन उनको ऑलरेडी सभी को मैसेज पहुँच चुका है। अब आप भी करके आओगे तो वो ऑलरेडी इसमें देख लेंगे। तो इस तरह का आपका ही क्लेम प्रोसीजर होगा। आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। अब दूसरा आता है आपका 4 आईपीडी बिल क्या नाम मतलब रेज बाय हॉस्पिटल। इसमें क्या होता है दोस्तों, इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, और जो आप कहीं जाके भर्ती हुए, अब मैं पहले नॉर्मली तौर पे बता देता हूँ, तो वो हॉस्पिटल खुद ही क्या करेगा, आपके बिल को बना के क्या कर देगा, भेज देगा, और वह क्लेम कर लेगा, उनके पास आ जाएगा। लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, कि मान लिया आप कहीं पे जाके भर्ती हो गए, अपने अपने ऑपरेशन करा लिया, और आपका जो है क्लेम उन्होंने बनाया, तो उस क्लेम में आपकी भी क्या-क्या जवाबदारी है, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि आप हॉस्पिटल में चले गए, आपने ट्रीटमेंट कराया, उन्होंने कितना भी बिल बना दिया और आपने कुछ नहीं देखा, तो ये एज ए सीएपीएफ कार्मिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं यही कहूँगा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी लोगों को भेज दें। ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो उस समय हम ध्यान नहीं देते, या उस समय इन चीज़ों को ढूँढते हैं। तो हम ये तो देखो, हेल्थ अपना, अपने परिवार का, अपने डिपेंड का, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है लाइफ का, और इसमें आए दिन आप हर महीने, हर दिन इससे गुज़रते हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों को, जो कि ये आपको आयुष्मान कार्ड वाली जो फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, इतनी बड़ी फैसिलिटी और इतनी बढ़िया फैसिलिटी है, वो कहने मतलब आप इसमें कितना 5 लाख तक का इलाज तुरंत, और आपको कुछ भी नहीं देने की ज़रूरत है। कुछ हॉस्पिटल हैं जो आपको अगर आपको बड़ा ऑपरेशन कराना है, एडमिट होना है, 1000, 2000, 5000 आपका एडवांस के तौर पे जमा करते हैं, लेकिन उसमें से भी आपको 100-200 ही खर्च लगता है और सब वापस मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको आईपीडी यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जब आपका बिल आप जिस हॉस्पिटल में आप भर्ती हुए उनके द्वारा क्लेम कराया जाता है। अब इसमें क्या है, नंबर 1 पे अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल द्वारा सीजीएस सीजीएच वेलनेस यानी कि डिस्पेंसरी द्वारा या सीएपीएफ डॉक्टर के द्वारा, या आपको कोई भी हॉस्पिटल द्वारा जिसने आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट दे दिया, कि हो सकता है ये आप ना तो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे, या हो सकता है ऐसा कोई समस्या आ गई, इमरजेंसी आ गई, और ना सीजीएस वेलनेस है सेंटर है, ना सीएपीएफ का, लेकिन वहाँ पर हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो उन डॉक्टर वहाँ पर आपको इमरजेंसी में भर्ती कर दिया गया और लगता है आपको कहीं करना है, तो वहाँ पर क्या होगा
एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि इनको इमरजेंसी है, ऊपर ना होने। तो लेकिन वो भी इमरजेंसी किस किस में, एज पर द नोटिफाइड इमरजेंसी लिस्ट प्रोवाइड बाय सीजीएस, यानी कि सीजीएस डिपार्टमेंट के द्वारा एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि इन केसों में ही इमरजेंसी हो सकती है। तो उसके द्वारा आपको क्या, मान लिया किसी ने रेफर किया गया है ट्रीटमेंट के लिए, तो ये जो है डिफाइन होना चाहिए, या तो आपको किसी भी ऊपर वाले जो हॉस्पिटल दिए उनके द्वारा रेफर होना चाहिए, या कोई इमरजेंसी के द्वारा ही रेफर होना चाहिए। लेकिन उसमें क्लियरली होना चाहिए कि ये जो जो उसमें दिया सीजीएस वाली में लिस्ट दिया वो मैंडेटरी है, उसके अलावा नहीं हो सकता। जब वो किसी हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं और वो क्लेम कर रहा हॉस्पिटल, उनके लिए है। इसमें यह बताया गया जो भी इमरजेंसी सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है तो वह है किसके द्वारा, जो ट्रीट कर रहा है स्पेशलिस्ट है, और उस पर काउंटर साइन जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट के होने चाहिए। यानी कि जो इमरजेंसी सर्टिफिकेट, मान लिया आप किसी हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो गए, वो सीजीएस पैनल में है, तो पहले उनको जो है एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट देना होगा, और फिर उसके बाद उनका ट्रीटमेंट करना होगा। और वह जो पहले तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट किसके द्वारा, जो स्पेशलिस्ट है उनके द्वारा, और उसको साइन जो किया जाएगा उस हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो इमरजेंसी सर्टिफिकेट है वो क्लेम के साथ जाएगा, ये होना बहुत जरूरी, नहीं तो उस हॉस्पिटल का भी बिल क्लेम नहीं होगा। हो सकता है आपको, पहले तो मैंने बताया रेफर होना चाहिए ऊपर से, लेकिन आपके साथ समस्या हो गई कोई, और आप किसी सीजीएस हॉस्पिटल में चले गए, जाने के बाद आपको इमरजेंसी हो गई, तो इमरजेंसी में क्या, जो वहाँ का डॉक्टर है, जो आपको जिन्होंने बताया कि उनको इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ेगा, तो उनके द्वारा वो इमरजेंसी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और उसको जो है फिर काउंटर साइन कराने पड़ेंगे जो उस हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट। अब नेक्स्ट क्या कहा गया है, एक दूसरा तरह का ये भी है दोस्तों। ये पहला पॉइंट हो गया कि आपको हॉस्पिटल ने बिल भेज दिया आपका बना के, ये केस था। अब क्या प्री अथराइज है, पहले से कोई आपको पता है मेरे को बीमारी है, आपने कोई ऑपरेशन कराना है, और या आपके परिवार को कोई समस्या है, आपको पहले से कहना मतलब ऑथराइज कर रखा है इस बंदे का, ऐसे से क्या होगा, ऑपरेशन होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा, तो उसको किसने कर रखा है, चेक्ड बाय, कहना मतलब प्री अथराइजेशन शुड बी चेक बाय सीपीडी, यानी कि कंटिन्यू प्रोफेशनल डिपार्टमेंट, वही डिपार्टमेंट जो आपको मेनली जिसके पास आप गए थे उनको लगा कि इनका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन वह कितना है, 1 लाख से लेके 5 लाख तक है, और आप हॉस्पिटल वो कितने 1 लाख से 5 लाख तक का है। लेकिन इसका जो है क्या, अथराइज रेट होना चाहिए, जो भी अथराइज रेट किया गया है किसने, मान लिया ऐसा नहीं कि बेड आप 5,000 रुपये वाला रूम लगा दिया लेकिन अथराइज नहीं है, उसमें अथराइज है 3,000 का ही, तो 3,000 का ही होना चाहिए। और यह आपको 7 दिन से अधिक किसी हॉस्पिटल में रहे हैं तो तभी आपका हो, कहना मतलब होना चाहिए, और उसके बाद हॉस्पिटल और कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी के साइन होने चाहिए, तो वो है आपका बिल बना के भेजेगा। कौन भेज सकता है, जिस हॉस्पिटल में आपने ट्रीटमेंट कराया है, इन पीडी, पीडी यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट। यानी कि आपका ये हो गया कि आपने मान लिया आप अपने एमआई रूम में गए, उन्होंने आपको रेफर कर दिया कि इसका ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में इलाज होना हो, चले गए, उन्होंने क्या किया, ये उसका बिल पहले 1 लाख से 5 लाख तक था, और 7 दिन रहे, तो ये और रहने के बाद आपका वहाँ पर इलाज हुआ, तो वो हॉस्पिटल आपके ट्रीटमेंट के बाद जो है आपको आराम से आपका बिल बना के भेज सकता है। अब दूसरा है, अगर कोई नया बच्चा पैदा होता है, मान लिया कोई आपकी वाइफ है या आपकी कोई सर्विस कर रही है लेडीज, तो उस मामले में भी इन अगर कोई बच्चा पैदा होता है, और तो उसमें बच्चे का और बच्चे की मदर का और उसमें नाम होना चाहिए, और उसके लिए कहना मतलब बिल जो भेज रहे हैं उसमें ये भी होना चाहिए। और दूसरा ये है सिग्नेचर ऑफ द बेनिफिशियरी, जो भी बिल भेजा जा रहा है उसमें बेनिफिशियरी का भी सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि हॉस्पिटल की जवाबदारी है कि वो उससे बेनिफिशियरी सिग्नेचर कराए, जो या तो एम्प्लॉय है या डिपेंडेंट है, यानी कोई हो सकता है आपके परिवार का सदस्य भर्ती हो गया दूसरे हॉस्पिटल में जाकर आपके बाहर में, तो वहाँ पर जो डिपेंडेंट है यानी कि जो एडमिट हुआ है, जिनका आयुष्मान है, तो उनके भी, या फिर एनओ के नेक्स्ट ऑफ किंग के शुड बी ऑप्टन ऑन ऑल बिल रेज्ड बाय द हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल बिल बना रहा है उस पर सिग्नेचर होने चाहिए। ये चीज़ अगर आपका कोई भी, ये चीज़ आपके अपने परिवार को बतानी है कि आप कहीं भर्ती होते हैं
और सीजीएस के द्वारा या किसी रेफर गए हैं या आपको पहले से बता दिया गया है कि आपको ऑपरेशन होना है, तो वहाँ पर जो बिल बनाएगा उनको वो पूरा बिल साइन करना होगा। फिर इसमें बताया गया है जो भी आपका बिल बना या इनवॉइचर बना है वो प्रॉपर क्या है जीएसटी के साथ होना चाहिए, बिना जीएसटी के नहीं। और साथ साथ में जो सीजीएस रेट से जितने भी मान लिया आपके वहाँ पर चेक हुए, जितने भी आपका वहाँ पर क्या हुआ, मान लिया आपके ब्लड टेस्ट जितने भी टेस्ट हुए, वो टेस्टों का जो बिल होना चाहिए वो भी क्या हो जाना चाहिए, होना चाहिए सीजीएस डिस्पेंसरी के अनुसार होना चाहिए। यानी कि सीजीएस रेट जो है वही होना चाहिए और इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी उस हॉस्पिटल का वो बिल क्लेम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये चीज उसको एक डुप्लीकेट कॉपी मिलेगी, वो भी डुप्लीकेट कॉपी ला के पूरे बिलों की, कहाँ जहाँ से आपको रेफर किया है सीपीडी से, तो वहाँ पर आपको दिखाना, वो भी उनका भी काम बन जाता है, वो भी चेक करें कि ये प्रॉपर है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है सीपीडी चेक स्कैन कॉपी ऑफ आयुष्मान कार्ड, कहना मतलब उसका जो भी कहना मतलब ये चेक करें कि उसका आयुष्मान कार्ड अपलोड हुआ है, टेस्टेड है, और बेनिफिशियरी का एम्प्लॉय का जो भी है उसका यह पूरा उस बिल में होना चाहिए और क्लेम में जो भेज रहा है हॉस्पिटल। साथ ही ये भी बताया गया है अगर कोई सीजीएस का पैकेज चल रहा है, आपके ट्रीटमेंट में हो रहा है, लग रहा है, तो वो भी रेट उसी का होना चाहिए। ये पहले भी बात आ चुकी, यानी कि उससे ऊपर का नहीं मिलेगा उस हॉस्पिटल को जो आपका इलाज कर रहा है। तो इन चीज़ों का भी आप वो है हॉस्पिटल के लिए है डायरेक्शन, लेकिन आपको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब इससे आगे हम मैं बताऊंगा जब आप जो है आईपीडी में खुद बिल अपना क्लेम करेंगे तब वो आगे पॉइंट आएगा। तो दोस्तों इसमें ये चीज़ें थी। इसके बाद जो है इसमें कुछ यहाँ पर भी दिया, जैसे मैंने बताया था, इन केस ऑफ डिस्चार्ज, अगर आप मान लिया डिस्चार्ज डीएमए हो जाते हैं, डीएमए बोलते हैं मैंने डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, यानी कि डॉक्टर नहीं चाहता, हॉस्पिटल नहीं चाहता आपको डिस्चार्ज करना, लेकिन आप होना चाहते हैं या आपको कोई ऐसा काम है, काम क्या, आप मान लिया आप डिस्चार्ज नहीं, डॉक्टर बोलते हैं अभी आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, आपका ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, लेकिन आप हो जाते हैं, तो उसको डीएमआर उसको डीएएमए बोलते हैं। तो दूसरा क्या होता है, कभी कभी आप क्या हो जाते हैं एलएएमए हो जाते हैं, यानी कि लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, वहाँ से चले ही जाते हैं बिना डिस्चार्ज के, तो उसको बोलते हैं एमए। तो बेनिफिट शुड बी गिवन राइट। अब जो भी मान लिया आप हैं, खुद हैं, आपका परिवार है या कोई भी है, वो आपको उसका लिख के देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा रीजन का, आपने ऐसा क्यों किया। और अगर इस तरह का कोई केस आता है तो जिसने भी मान लिया आपको रेफर किया है या जो डॉक्टर मेडिकल है या फोर्स है या सीपी, जो भी मान लिया आपकी सीपीडी यानी कि जो आपका इलाज जहाँ से आप रेफर किया है, कंटिन्यू प्रोफेशनल डिपार्टमेंट जो है आपको पूरा ट्रीटमेंट देख रही है, वो फिर इसका डिसाइड करेगा। तो दोस्तों इसमें ये था आपका हॉस्पिटल के द्वारा क्लेम जो किया जाएगा। अब आ जाता है नेक्स्ट में है फॉर आईपीडी बिल रेजिंग बाय इंडिविजुअल, यानी कि अब तक क्या था ऊपर, ये हॉस्पिटल के द्वारा। देखो दोस्तों मैंने जो दोनों पॉइंट बताए हैं इसमें, पहला वाला था फॉर ओपीडी क्लेम, दूसरा इन पीडी यानी कि जो हॉस्पिटल अपने आप करेगा। अब ये जो हमारे पॉइंट है ये है, अब हम अपना बिल खुद ही क्लेम करेंगे, या हमको खुद ही हमने खर्च किया है वो हमको मिलना चाहिए जो हमारे द्वारा खर्च किया गया। तो आईपीडी तो आप जानते होंगे, इन पेशेंट डिपार्टमेंट बोला जाता है, यानी कि आप हॉस्पिटल में गए ओपीडी के द्वारा, और वहाँ जाके आपने दवा लेनी थी, लेकिन आपको कोई इमरजेंसी हो गई या आप भर्ती हो गए 24 घंटे से ज़्यादा। अब 24 घंटे से ज़्यादा भर्ती हो गए तो उसमें दो कंडीशन हो जाती है दोस्तों। एक तो ये हो जाता है बिल, कुछ बिल जो है आपका, जो हॉस्पिटल है जैसे ऊपर वाले में बताया, वो आपका ट्रीटमेंट करता है, बिल बना के भेज देता है, लेकिन कुछ चीज़ें उनके पास हैं, कुछ नहीं है, या कुछ आपको बिल जैसे एडवांस कुछ चीज़ें नहीं आ रही उनके कवर में, उनका आपको बिल दिया जाता है। तो अब आपको क्या है वो क्लेम करना है। क्लेम करने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है, तो सीपीडी शुड चेक एंड वेरीफाई, कहने मतलब यह चेक करेगी, वो कहने मतलब वेरीफाइड करेगी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी एज पर द डाटा परहेज फोर्स
एंड BIS, यानी कि जो भी कहना मतलब आप जैसे भर्ती हुए या आपके डिपेंडेंट भर्ती हुए जिनका भी आयुष्मान कार्ड है, तो अब यहाँ पर काम बन जाता है जो भी CPD है, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है, वो आपका चेक करेगा कि आपका डाटा BIS यानी बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के अनुसार है और जो eKYC हुई है इसके अनुसार ही है, यानी कि क्लेम तब होगा। और आपने अगर आपको कहीं से भी मान लिया रेफर किया गया है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से किया गया है, CGS वेलनेस सेंटर से किया गया है, या CAPF के डॉक्टर द्वारा, या MI रूम के द्वारा, या फिर आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट देकर, यानी कि जो इमरजेंसी किसी ऐसे हॉस्पिटल में जो कहना मतलब आयुष्मान के लिस्टेड नहीं है और आप वहाँ भर्ती हो जाते हैं तो या वहाँ से, या फिर आप आयुष्मान के भर्ती हैं और ऊपर से रेफर नहीं है किसी के द्वारा भी, तो उस हॉस्पिटल द्वारा भी आपको एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट देना होगा। लेकिन यहाँ पर भी बात वही कही गई है कि आपका जो इमरजेंसी सर्टिफिकेट होगा वो आपका कैसे होगा दोस्तों, वो जो लिस्ट दी गई है CGS के द्वारा उसी जो उसमें दिया गया वही होना चाहिए, और यह वही मैंडेटरी है। अब क्या है, इमरजेंसी सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय, किसके द्वारा होगा ये, स्पेशलिस्ट के, और काउंटर साइन किसके द्वारा होगा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के द्वारा होंगे जो हॉस्पिटल का होगा। फिर इसके बाद इसमें क्या क्या दूसरा क्या है, प्री अथराइजेशन, मान लिया आपको किसी के द्वारा किसी हॉस्पिटल या आपके द्वारा पहले से ऑथराइज कर दिया गया है, कोई बीमारी है, आपका ऑपरेशन होना है और 1 लाख से 5 लाख तक का बिल है, और ये इसका उसमें ये चीज़ें हैं और उसमें यही चीज़ें हैं कि आपका जो है वो रेट जो भी दिया है CGS का वो होना चाहिए, और ये 7 दिन से अधिक का हो, और इसमें आप क्लेम उसके लिए कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपको उसमें बिल मिलेगा तो आप उसका होगा। इसमें इसमें ये नेक्स्ट ये भी बताया गया है, जो भी आपका आप अपने को बिल को कैसे, जो बचा हुआ बिल है, कुछ बिल तो आपका जो ये है आयुष्मान वाले वो खुद बना देंगे, लेकिन कुछ पैसा जो लग रहा है एक्स्ट्रा लग रहा है, कुछ मेडिसिन नहीं है बाहर से खरीदनी पड़ी, कुछ टेस्ट ऐसे हो सकते हैं उनके पास फैसिलिटी नहीं है, अब तो आपको बाहर से, लेकिन वो सब कुछ कैसा होना चाहिए, CGS के रेट में ही होना चाहिए। इन अब इसमें बताया कोई नया बच्चा जन्म होता है तो उसका भी मदर का और उसके बच्चे का भी नाम इसमें होना चाहिए अगली कार्रवाई के लिए। ये और इसमें बताया गया सिग्नेचर होना चाहिए, मान लिया वो जो बिल है जिस जो भी उसको क्लेम कर रहा है वो बेनिफिशियरी के, एम्प्लॉय के, NOK के पूरे पे उसके ऑल बिल पे उनके सिग्नेचर होने चाहिए। बिल जो है क्या GST होना चाहिए, यानी कि GST जो भी अथॉराइज GST है वो होना चाहिए, और मेनली ये बताया गया कि CGS के जो रेट है वो होने चाहिए, और उसके द्वारा CPD यानी कि आपका जो भी आपको कंसल्ट जहाँ से भी आपको हुआ उसके द्वारा चेक होना चाहिए। और इसमें क्या है, CPD चेक करें स्किन कॉपी हो आयुष्मान कार्ड की, इसमें ये भी अपलोड अटेस्टेड बेनिफिशियरी का नहीं है, ये भी चेक करने का है, तो इसमें ये भी आपका चेक करेंगे जो भी आपकी अथॉरिटी आपके बिल को देख रही है। और उसके बाद जो है तो ये इसमें यही बताया गया जो ऊपर है आपका बिल जो है CGS रेट का होना चाहिए, ट्रीटमेंट और उसी लाइन पे होना चाहिए जो आपको ट्रीटमेंट कराया 2 साल। तो दोस्तों ये था आपका CGS के द्वारा आपका कैसे-कैसे आप क्लेम कर सकते हैं। पहले तो आप OPD के द्वारा, दूसरा आप ई IPD के द्वारा, यानी कि आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं तो हॉस्पिटल आपका बिल जो देगा उसमें आप कितना बिल होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए। कल ऐसा नहीं आपका किसी हॉस्पिटल में इलाज कराया, कोई कुछ आपके कारण या आपने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बिल भेज दिया, वो क्लेम वापसी आ गया, फिर आने वाले टाइम में जो है प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उसको वो करना पड़ सकता है, या फिर आपने कहीं हॉस्पिटल में भर्ती हुए आप खुद क्लेम कर रहे हैं जो आपका खर्चा हुआ है, तो उसके बारे में। लेकिन क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ये सब कुछ इसमें दिया गया था। दोस्तों मैंने बताने की कोशिश करी, हो सकता है वीडियो कुछ लंबी हुई लेकिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यह सुविधा जो है काफ़ी अच्छी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।